रात के दामन से बिछड़ा हुआ बेमोल, मैं एक टूटा हुआ तारा हूँ। दर्द खाक छानी और फिर खुद ही हुआ खाके नशी। मैं गलियों गलियों भटकता हुआ बन जा रहा हूँ। मेरा ना है कोई और ना मैं हूँ किसी का। मैं अपनी जात से उलझता हुआ आवारा हूँ। सब देते हैं दिलासा और कांधा रोने को। मैं अपनों का डसा हुआ बेसहारा हूँ। मैं गिरा तो फिर गिराने को आया जमाना। मैं जिंदगी का मारा हुआ बेचारा हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में मावरा तलहा का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल मर्गे तमन्ना। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं मर्गे तमन्ना की लेटेस्ट एपिसोड ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। ताशफीन और अब्दुल वदूद दोनों सारे काम छोड़कर बैठे थे। इन दोनों का इस कदर अजलत में आना ही ये बताने को काफी था मामला किस कदर गंभीर था। उस पे मुतजाद उनके चेहरों के तासुरात हद दर्जा संजीदा थे। वो यहाँ दो टोक बात करने आए थे, लेकिन पुप्पो की तबीयत की खराबी का जानकर इरादा डामाडोल हो रहा था। वो मर्द होकर इस वक्त असाबी तनाव का शिकार हो रहा था, तो उन पे क्या बीत रही होगी ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं था। जीगम उन्हें पुप्पो के कमरे में ही ले आया, लेकिन ताशफीन ने उसे वापस नहीं जाने दिया। इसलिए उनके दरमियान बैठा वो भी खामोशी के पीछे छुपी कहानी समझने की कोशिश कर रहा था। तुम लोग मुझे तफसील से सब बता सकते हो? मैं हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार हूँ। खामोशी की दबीर चादर को रुकैया बेगम की आवाज ने चा किया। मामला बिगड़ता जा रहा है और यूं समझिए हम एक दोराहे पे आ खड़े हुए हैं जहां किसी मजबूत फैसले की जरूरत है, और वो फैसला सिर्फ आप कर सकती हैं। ताशफीन ने बड़े सलीके से तमहीद बांधी, क्योंकि सामने बैठी औरत का पीला पड़ता चेहरा उन्हें लफ्जों को सफाक रखने से रोक रहा था। मैं सुन रही हूँ। मुख्तार अहमद ने असलम खान दौरानी से मुलाकात की है और मुजतबा को ढूंढने की खातिर दोनों सुलह करने को तैयार हैं। दुरानियों के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं आप बखूबी जानती हैं। अगर वो दोनों सुलह कर लेते हैं और इलाके में खून खराबा शुरू होता है तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो दोनों कभी सुलह नहीं कर सकते। रुकैया बेगम के लहजे में यकीन था। जी, खबर भी यही है कि असलम खान दौरानी ने कुछ शराइत रखी हैं जो मुख्तार अहमद पूरी नहीं कर सकता। सो फिल वक्त सुलह नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्द ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दौरानी जो चाहता है वो देना मुख्तार अहमद के बस में नहीं होगा। उनका अंदाज बता रहा था कि वो बहुत सारी बातों से वाकिफ हैं, लेकिन अभी उनको जाहिर करने का वक्त नहीं आया था। ऐसा हो सकता है क्योंकि असलम खान दुरानी को मैं मतलूब हूँ। वो किसी शिकारी की तरह मेरी बू सूंघ रहा है, लेकिन मसला ये है कि वो खुलकर मुझ पे वार नहीं कर सकता। मुझे पकड़ने के लिए वो जल्द या बदेर मुख्तार अहमद से सुलह कर लेगा, क्योंकि मुख्तार अहमद के पास मजबूत जवाज होगा। उसका जवाज बड़े अब्बा को भी खामोश करवा देगा। ताशफीन उन्हें मजीद दलाइल दे रहे थे और बात के इख्तिताम तक वो सारी सूरत हाल समझ चुकी थी। इस सब के बाद तुम्हारी क्या राय है? तवक्का के बरखिलाफ वो हौसले से बात कर रही थी। हम हर तरफ से घेरे जा चुके हैं और अब बड़े अब्बा के सामने मामला लाए बगैर गुजारा नहीं। अगर हम इन दोनों का मुकाबला करते हैं तो दुश्मनी की नई लहर शुरू हो जाएगी और आपकी हिफाजत के लिए आदमी चाहिए होंगे। इतनी बड़ी कार्रवाई बड़े अब्बा से छुपी नहीं रह सकेगी। वाहद हाल यही है कि हम इन्हें खुद सब कुछ बता दें। इस तरह हमें इनका खौफ नहीं रहेगा और वो हमारा साथ भी देंगे। ताशफीन हर चीज तफसील से बयान कर रहे थे ताकि उन्हें कोई गलत फहमी ना रहे, और अगर उन्होंने खुद हमें मुख्तार अहमद के हवाले कर दिया, वो सफेद हवेली में सालों गुजार कर आई थी, उनको कुछ ना कुछ तो जानती थी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा।
میں نے اکثر انہیں گزشتہ فیصلوں پہ پشیمان دیکھا ہے۔ اب کی بار عبدالودود نے جواب دیا۔ اس کا ماننا تھا کہ بڑے ابا سے کچھ غلط فیصلے ہوئے ہیں جو شاید تب وقت کی ضرورت تھی، لیکن وہ ان کے خلاف آج بھی کچھ نہیں سن سکتا تھا۔ اس سب سے پہلے میں ایک کوشش مزید کرنا چاہوں گی۔ اگر ڈوبنا ہی ہے تو ہاتھ پاؤں مارے بغیر کیسے ڈوب جاؤں؟ ان کے ہونٹوں پہ بڑی شفاف سی مسکراہٹ پھیلی۔ عبدالودود نے ان کے چہرے کی پیلی رنگت اور ہونٹوں پہ بھرپور مسکراہٹ کو بغور دیکھا۔ بڑے ابا اکثر کہا کرتے تھے کہ عورت اللہ کی سب سے نرم دل مخلوق ہے، لیکن اس کائنات میں سب سے زیادہ منتقم المزاج مخلوق بھی تمہیں عورت ہی نظر آئے گی۔ اور اس لمحے وہ بڑے ابا کی بات پہ ایمان لانے لگا تھا۔ کیا کریں گی آپ؟ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں تلاش کریں، میں مجتبیٰ کی شادی کرا دوں گی۔ ان کے آدھے ارمان تو اس کے نکاح کا سنتے ہی دم توڑ جائیں گے۔ وہ صرف اپنے دربار کے کاروبار کے لیے فکر مند نہیں، بلکہ وہ مجتبیٰ کی شادی بھی اپنی پسند کے گھرانے میں کرا کر اپنی دولت کو دگنا کرنا چاہتے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ ان کے سب ارادے خاک میں ملاتی جاؤں گی۔ وہ پرعزم دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی بات نے جہاں سب کو امید کی نئی راہ دکھائی تھی، وہیں عبدالودود کا دل بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ نور العین والا معاملہ لٹکتا جا رہا تھا اور وہ خود بھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر پایا تھا، لیکن اب حالات اس نہج پہ پہنچ چکے تھے کہ اس کے کچھ کہے بنا بڑی امی کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ اگر آپ کی نظر میں یہی حل بہتر ہو سکتا ہے تو آپ کو فوراً کوشش کرنی چاہیے۔ تاشفین نے ان کے فیصلے کی تائید کی۔ ماما، یہ بہت جلد بازی پہ مبنی فیصلہ ہوگا۔ اس ساری گفتگو کے دوران مجتبیٰ خاموش رہا تھا، لیکن اب اس کا بولنا ضروری تھا۔ لیکن اسی میں ہم سب کی بہتری ہے مجتبیٰ۔ میں صرف تمہیں بچانے کے لیے یہاں کے مجبور اور بے بس لوگوں کو بے نام دشمنی کے سپرد نہیں کر سکتی۔ مجھ پہ اتنا ظلم کرنے کی ہمت نہیں، اس لیے بہتر ہے میں وہ فیصلہ کر لوں جو شاید کچھ وقت بعد کے لیے محفوظ ہے۔ ان کی نگاہوں میں گہری سوچ کے منظر واضح تھے۔ آپ کی نظر میں یقیناً کوئی لڑکی ہوگی۔ تاشفین بچے نہیں تھے، یہ تو جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی بات کہہ رہی تھی تو یقیناً ان کی نظر میں کوئی لڑکی بھی ہوگی۔ ہاں، مجتبیٰ کی کلاس فیلو ہے، تم لوگوں نے اس دن دیکھا تو تھا، اسے عزت۔ ان کا جواب سوائے تاشفین کے سب کے لیے حیران کن تھا۔ عبدالودود منہ کھولے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بڑی امی کی خواہش، اپنی اور نور کی منگنی، بڑے ابا کا فیصلہ، سب کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اور کس طرح انہیں اس سب سے باز رکھے۔ وہ خود کو بچا رہی تھی، لیکن اس سب میں اس کی زندگی کا کیا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس کے گھر کا معلوم نہیں ہے، ورنہ میں کل ہی چلی جاؤں۔ ان کا انداز متفکر سا تھا۔ ان کی اس بے خبری نے عبدالودود کو تھوڑا حوصلہ دیا تھا۔ اس کے پاس کچھ وقت تھا، وہ کوئی حل نکال سکتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مجتبیٰ ہی نوری کو پسند کرتا ہوگا، لیکن اس وقت اس کی خاموشی اس خیال کی تردید کر رہی تھی۔ ہم اس دن انہیں گھر سے کچھ فاصلے پہ چھوڑ کے آئے تھے، لیکن ایڈریس کا کیا مسئلہ ہے؟ عبدالودود کو معلوم ہی ہوگا۔ لیکن ایڈریس کا کیا مسئلہ ہے؟ عبدالودود کو معلوم ہی ہوگا، ہے نا عبدالودود؟ تاشفین اس کی جانب مڑے، اس کے ساتھ ہی سب کی نگاہیں اسی خود پہ محفوظ ہوئی۔ اسے اس وقت یہ افسوس ہوا جب اس نے بھائی کو عزت کے آنے کے متعلق بتایا، اور تاشفین پہ شدید قسم کا غصہ آیا کہ انہیں سب کچھ بتانے کی کیا ضرورت ہے، ایک بار اس سے بات تو کر لیتے۔ نہیں، میں بھی تو اس دن آپ کے ساتھ تھا، بلکہ شاید راستے میں سو گیا تھا، مجھے تو بالکل جگہ کا معلوم نہیں۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اور لہجہ ہر درجہ پر یقین دیکھ کر کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکا، جبکہ تاشفین اسے گھور کر رہ گئے۔ اس کی اس قدر غلط بیانی پہ انہیں شدید غصہ آیا تھا، لیکن اس وقت اسے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ البتہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تیار رہنے کا کہہ دیا تھا۔ ماما، میری اس سلسلے میں اس سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، آپ یہ کیا سوچ رہی ہیں؟ مجتبیٰ کو آخرکار بولنا پڑا۔ میں تمہاری ماں ہوں مجتبیٰ، تم مجھ سے سب چھپا سکتے ہو، مگر اپنی آنکھوں سے چھلکتے جذبے چھپانے میں ماہر نہیں ہو۔ وہ اس قدر یقین سے بولی کہ مجتبیٰ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ مگر ماما، میں اس کی فیملی، اس کی پسند ناپسند کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔
वो नया नुक्ता उठा लाया। सब कुछ बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। मुझे तो बात, तुम्हारे पास उसका नंबर है ना, मेरे उससे बात करवाओ। उनकी बात पे अब्दुल वदूद मसबस का रह गया। उनका बस नहीं चल रहा था रुकैया जुबैर अहमद की याददाश्त पल में गायब कर दे। उनके पास नंबर होगा, ये ताशफीन के वहमो गुमान में नहीं था। वो अपनी ही सोचों में मगन था। जब चेहरे पे तपती निगाहों का एहसास हुआ, उसने चौंक कर इर्तकाज की समत देखा और हस्बे तवक्का ताशफीन उसे घूरने में मसरूफ थे। आंखों में उसके लिए तंजिया तासुरात भी थे। आप उनसे बात कर लें, फिर जो आपका इरादा हो मुझे आगाह कर दीजिएगा। वो अलविदाई लम्हे के लिए उठ खड़े हुए और जीगम की मोयत में बाहर निकल आए। जीगम, ख्याल रखना और कोई भी गैर मामूली बात हो फौरन आगाह करना। गाड़ी में बैठते हुए जीगम को हदायत देना नहीं भूले। आप फिक्र ना करें ताशफीन भाई, उसने उन्हें तसल्ली दी। उसी लम्हे अब्दुल वदूद आ गया और उसके आते ही गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ गई। गाड़ी में खिलाफे तवक्का खामोशी छाई हुई थी। वो मोबाइल पे कोई नंबर मिलाने में मसरूफ थे और चंद लम्हों में दूसरी तरफ कॉल उठा ली गई थी। नबील, तुम ऑफिस में ही हो? मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट था, सो गाड़ी में जवाब वाज़िया सुनाई दिया। मेरे कमरे में एक सुर्ख रंग की फाइल है, वो मुझे अर्जेंट चाहिए। तुम किसी तरह इसे स्कैन करवा के मुझे मेल करो। उसकी मौजूदगी का जानकर उन्होंने अपना काम कहा। इतनी ही अर्जेंट है तो मैं फाइल तुम्हें घर भिजवा देता हूँ। घर कैसे भिजवाओगे? वो थोड़ा हैरान हुए। साद अली चट्टा साहिब पिछले 2 घंटों से ज़ारा साहिब के ऑफिस में विराजमान हैं और उनकी वजह से मेरा काम भी रुका हुआ है। तुम्हारी फाइल के बहाने उन्हें भेजूंगा तो मेरी ग्लो खासी भी होगी, वरना जिस अंदाज से वो बैठे हैं रात यही गुजारने का इरादा लगता है। मुकाबिल के लहजे में उकताहट नुमाया थी। जब कई लम्हे ताशफीन की जानिब से जवाब न आया तो अब्दुल वदूद ने चौंक कर उनकी जानिब देखा। चेहरा गुस्से की लाली में डूबा और शदीद गुस्सा जब्त करने की कोशिश में होंठ भींचे हुए थे। जनाबे आली, मुझे कोई जवाब दे दीजिए। उसकी खामोशी से उकता कर वो बोला, तुम रहने दो, मैं कल ही देख लूंगा। लाइन काट कर डैशबोर्ड पे फेंक दिया। वो बड़े धीमे मजाज के इंसान थे। अब्दुल वदूद ने उन्हें कम ही ऐसी हालत में देखा था। चचा जान की मौजूदगी जिस बात का इशारा थी वो बखूबी समझ रहा था। चचा जान, आप क्यों हर किसी के रास्ते की रुकावट बन जाते हैं? अब्दुल वदूद इस वक्त खुद से हम कलाम था। अब्दुल वदूद, कई लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने से पुकारा। जी भाई। वो फौरन मुतवज्जा हुआ। एक बात हमेशा याद रखना, लड़कियां इतनी बेमोल नहीं होती कि उन्हें प्लेट में सजाकर किसी दूसरे के सामने रख दिया जाए। और ये बात भी दिमाग के किसी गोशे में महफूज कर लो कि इज्जत किसी सनफ की मोहताज नहीं। एहतराम खदोखाल देखकर नहीं किया जाता, और चाहो तो तराजू में रख के तोल लो। हर तबका हम वजन मिलेगा। कोई किसी से भरा छोटा नहीं होता। उनका ध्यान तारकोल की सड़क पे था, लेकिन अल्फाज सामने नजर आती सफेद हवेली के मीनारों से ऊंचे थे। रात गुजर रही थी जब अजलान दबे पांव घर में दाखिल हुआ। सारी रात सिडनी में बारिश होती रही थी, सो मौसम अच्छा था। उसने कमरे में जाने की बजाय किचन का रुख किया, क्योंकि मौसम की वजह से कॉफी की शदीद तलब हो रही थी। गुज़श्ता रात की यादें इस कदर खूबसूरत थी कि कई घंटों बाद भी वो उनके संग बह रहा था। लामिया मुस्कुराहट आंखों में छुपी एतराफ की सुर्खी कुछ भी भुलाने के लायक नहीं थी। ये अकेले अकेले किस बात पे मुस्कुराया जा रहा है? वो अपने ख्यालों में इस कदर मगन था कि मामा के आने की खबर नहीं हुई। आप इस वक्त क्यों उठी? उसने हैरानी से कलाई पे बंधी घड़ी को देखा। आज रात भी ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहा है। कुछ देर पहले ही तबीयत संभली है। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कॉफी पी लेती हूँ। उन्होंने तफसील से अपने ना सोने की वजह बताई। आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती। कितनी बार कहा है मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें, लेकिन आप मानती ही नहीं। उसने बगौर उनका चेहरा देखा जिस पे रुत जगह की तहरीर दर्ज थी। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाता हूँ। उसने जल्दी से कुर्सी उनके सामने रख कर उन्हें बिठाया और इलेक्ट्रिक जग में पानी की मिकदार दुगनी कर दी। तुम सारी रात कहाँ थे? मौसम भी खराब था, मुझे तशवीश हो रही थी। आप मेरी वजह से परेशान थी। उसने चौंक कर उन्हें देखा, क्योंकि अक्सर उसकी वजह से ही अपनी तबीयत खराब कर लेती थी। परेशान नहीं थी, बस तुम्हारा ख्याल आता रहा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी लामिया पे डाल दी है। बहुत अरसा परेशान रह ली, अब वो देखेगी तुम्हें।
उनका लहजा खुशगवार था जिसने अजलान को अंदर तक सरशार कर दिया। हम दोनों ने रात काफी वक्त इकट्ठे गुजारा, बहुत सारी बातें की थी जो कभी कह नहीं पाया तो रात के मौकों से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की। कॉफी का कप उन्हें पकड़ाकर वो खुद भी उनके साथ बैठ गया था। तुम दोनों अभी तक इकट्ठे थे? वो उसके चेहरे की खुशी को बगौर देख रही थी। मेरा दिल तो ही यही चाह रहा था कि सारी रात किसी खूबसूरत मुकाम पे गुजारी जाए, लेकिन वो जिस हद तक डरपोक है ऐसा होना नामुमकिन है। मैंने कई बार कहा कि मैं अंकल से बात कर लेता हूँ, लेकिन उसकी वापसी की जिद नहीं टूटी। उसे घर छोड़कर माइकल की तरफ चला गया। वहाँ सब क्लास फेलोज इकट्ठे थे। उनके साथ क्रिकेट मैच देखा और बारिश रुकते ही घर वापस आ गया। वो उन्हें जुज़ियात से सब बताता गया। तुमने ऑफिस जाने के मुतालिक क्या सोचा है? उन्होंने बिना किसी हेर फेर के अपनी बात की। मामा, अभी ये खूबसूरत दिन एंजॉय करना चाहता हूँ। प्लीज, किसके साथ एंजॉय करोगे? लामिया यूनिवर्सिटी में होगी। वो उसकी बात का मतलब समझ चुकी थी। उसका वक्त चुराना मुझे आता है। आंखों की चमक लहजे का भरपूर साथ दे रही थी। अजलान, तुम्हारे पापा जल्द अज जल्द तुम दोनों को इस मुकद्दस रिश्ते में बांधना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले तुम्हें काम के हवाले से कुछ जिम्मेदारी निभानी होगी। इब्राहिम मेरा भाई है तो वो इस हवाले से कोई बात नहीं करेगा, लेकिन जाहिर है उसे तशवीश तो होगी कि तुम कारोबार के हवाले से कितनी सूझबूझ रखते हो, और सीधी बात है मैं भी उसके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। तुम कंपनी ज्वाइन करने के मुतालिक संजीदगी से सोचो। उन्होंने दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुना दिया। वो जो उन्हें टालने की कोशिश में था उनका अंदाज देखकर चुप कर गया। ये तो साफ जाहिर था कि अब उसकी एक नहीं सुनी जाएगी। मैं कुछ दिनों तक आपको बताता हूँ। उसने फिलहाल उन्हें मुत्तमिन करना चाहा, वरना उनकी तबीयत मजीद खराब हो सकती थी। कुछ दिनों तक नहीं अजलान, मुझे कल से तुम ऑफिस में नजर आओ। वो शायद तय कर चुकी थी कि आज उसकी एक नहीं चलने देगी। आप कहती हैं तो अभी चला जाता हूँ। वो उनकी मुसलसल तकरार से जिच होने लगा था। अजलान, लहजा तेज हुआ। ओके मम्मा, मैं कल से चला जाऊंगा। मानने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया था। वक्त पे सो जाना। उसके बालों को प्यार से बखेरते हुए वहां से चली गई तो उसने सुकून की सांस खारिज की। घड़ी पे वक्त देखा तो 5 बज जाने का ऐलान हो रहा था। देहान की परवाज फौरन लामिया की जानिब गई कि यकीनन वो इस वक्त सो रही होगी। मुझसे बनता हुआ तुम, तुझको बनाता हुआ मैं, गीत होता हुआ तो गीत सुनाता हुआ मैं, तुम बनाना किसी तस्वीर में कोई रास्ता, मैं बनाता हूँ कहीं दूर से आता हुआ मैं, एक ऊजे के तसव्वुर से जुड़े हम दोनों, नक्श देता हुआ तू, चाक घुमाता हुआ मैं, एक तस्वीर की तकमील के हम दो पहलू, रंग भरता हुआ तू, रंग बनाता हुआ मैं, मुझको ले जाए कहीं दूर बहाती हुई तुम, तुझको ले जाऊं कहीं दूर उड़ाता हुआ मैं, मेरे सीने में कहीं खुद को छुपाता हुआ तुम, तेरे सीने से तेरा दर्द चुराता हुआ मैं, कांच का होके मेरे आगे बिखरता हुआ तुम, कुर्सियों को तेरी पलकों से उठाता हुआ मैं। उसने मोबाइल निकालकर दिल की कहानी शायरी की जुबानी उसको लिख भेजी थी। मोबाइल हाथ में पकड़े कितने ही लम्हे वो मुंतजिर रहा कि शायद कोई जवाब आए। मोहतरमा सो रही होगी। रुत जगहों के अजाब तो हमारे नसीब में लिख दिए गए हैं। उसने खुद कलामी की और किचन से निकलता हुआ कमरे की जानिब बढ़ गया। इशा की अजान के साथ ही हवेली की चहल पहल खत्म होने लगी थी। हवेली के मकीन ही कितने थे जिसके लिए मुलाजमों को भाग दौड़ की जरूरत पेश आती। आयशा बेगम अपने ज्यादातर काम खुद करती। नबील कभी हवेली आया नहीं था। असलम खान दुरानी थे जो मुलाजमों की जान खुश्क किए रखते थे और उनके मेहमानों की आमदोरफ्त मसरूफियत के पहलू निकाले रखती थी। आयशा बेगम ने नमाज पढ़ी और हस्बे मामूल नबील से बात की। उसकी खैरियत मालूम करके फोन बंद किया। एक चक्कर हवेली का लगाने के इरादे से उठने वाली थी जब दरवाजे पे दस्तक देकर रखी अंदर दाखिल हुई। रखी असलम खान दुरानी की खास मुलाजमा थी जिसका करख्त चेहरा उम्र की कैद से बेनियाज था। खैरियत? आयशा बेगम रखी से फासला ही रखती थी, सो इस वक्त उसकी आमद पे जरा चौकन्ना हुई। खान साहिब तुहानू बुला रहे ने। खान साहिब आपको बुला रहे हैं। उन्होंने ठंडे लहजे में आने का मकसद बताया। कहाँ हैं वो?
वो फौरन से चादर संभालते हुए उठ खड़ी हुई, क्योंकि रखी से कुछ भी पूछने का फायदा नहीं था। अपने कमरे विच बैठे ने, अपने कमरे में बैठे हुए हैं। वो इस बात में सर हिलाते हुए कमरे से बाहर निकली और हवेली की दूसरी समत चल पड़ी। दरवाजे पर दस्तक दी और इजाजत मिलने पे एतमाद के साथ उनके सामने मौजूद कुर्सी पे बैठ गई। कमरे में दबे पांव नाचती संजीदगी गुफ्तगू की नोयत के कई पहलू खोल रही थी, लेकिन वो उनके बोलने की मुंतजिर थी, जिनकी तवज्जो इस वक्त अपने सिगार पे मरकूज थी। आयशा, तुम सालों से इस हवेली में रह रही हो। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस हवेली में हमेशा इज्जत और मोहब्बत मिली है। किसी चीज की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, वरना ये भी तो हो सकता था कि नईम के मरने के बाद तुमसे नबील को छीनकर हवेली बदर कर दिया जाता, लेकिन मैंने इस किस्म का कोई फैसला नहीं किया। मेरे इल्म में कई बार तुम्हारी मशकूक हरकत लाई गई हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे मामले में हमेशा दरगुजर से काम लिया है। मैं जानता हूँ तुम नबील के मुतालिक फिक्रमंद रहती हो, इसीलिए हवेली के मामलात पे नजर रखने की कोशिश करती हो। उनकी बातें आयशा बेगम के लिए कड़वे घूंट की मानी थी, जिसे वो नहायत खामोशी से अपने हलक में उतार रही थी। इस हवेली से जितने लोग फरार हुए, जितने लोगों ने हमारी कमर में छुरा घोंपा, जितनों ने हमसे गद्दारी की, तुम इन सब की साथी रही हो। ये इल्जाम है और नहायत घिनौना इल्जाम है। अब खामोश रहना मुश्किल था, सो नहायत मजबूत लहजे में अपनी सफाई दी। अच्छा, साथी ना सही, लेकिन उनके इकदामात से बाखबर तो थी। उन्होंने चुपती नजर उन पर डाली। अगर बाखबर होने की बात है तो वो आप मुझसे ज्यादा थे। आयशा बेगम के जवाब ने मुकाबिल बैठे इंसान को चुकन्ना कर दिया। बहुत सालों से इस हवेली में खामोशी के लबादे में मलफूफ आयशा के मुतल्लक गलत फहमी का शिकार रहे थे। वो उसे जिस आसानी से घेरने की सोचे हुए थे, वैसा होना नजर नहीं आ रहा था। बेटे की वकालत का तुम पे खूब असर हो रहा है। ये तारीफ थी या तंज? समझ से बाहर था। बेटे का साथ तो कम ही नसीब होता है, ज्यादा वक्त तो इस हवेली में आपके जेरे साया गुजरता है। उनका जवाब असलम खान दुरानी को पहलू बदलने पे मजबूर कर गया। चलो, अगर मुझ जैसे दाव पेच सीखने की दावेदार हो तो सीधी और दो टक बात करते हैं। आयशा बेगम की जुर्रत उन्हें एक आंख नहीं भाई थी। सगार को एक जानिब रखते हुए वो सीधे हो बैठे। मुझे कल के बच्चों ने बेवकूफ बनाया, मेरी नाक के नीचे खेल खेले जाते रहे और मैं कुछ नहीं कर पाया। अब कुदरत सब कुछ सूद समेत वापस देना चाहती है, तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें सारा फायदा नबील का है। वो मेरा इकलौता वारिस है, मेरे बाद सब कुछ उसे ही संभालना है। वो बड़ी महारत से दाना डाल रहे थे। आप मुझसे क्या चाहते हैं? वो समझ तो सब कुछ रही थी, लेकिन उनके इरादे जानना चाहती थी। तुम्हारा साथ चाहता हूँ। क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? बेवकूफ औरत। आयशा बेगम के इस कदर भोलेपन पे वो जोश में आए। जी, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही, आप किस लिहाज से मेरा साथ चाहते हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो भी इरादे जाहिर किए हैं उनमें मुझे अपना कोई किरदार नजर नहीं आता। दुनियावी खुदाओं को जिच करने का लुत्फ भी निराला है, और ये लुत्फ आयशा बेगम बड़ी धूस से महसूस कर रही थी। मुझे आलिया और नदीम के बच्चों की खबर चाहिए। इन भगोड़ों का हर हाल में सुराग लगाना है। सिगार उठा के वापस लबों में दबाया। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास उनकी कोई खबर या सुराग होगा तो आप गलत हैं। माजरत ख्वाह हूँ, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। वो सालों इस लम्हे के डर में जी रही थी और फैसला भी सालों पहले कर लिया था। तुम्हारा बेटा किस दिन काम आएगा? शहर में है, कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है, और मुझे यकीन है ये सब उसके बाएं हाथ का खेल होगा। अब गुफ्तगू जोर जबरदस्ती पे आन पहुंची थी। ऐसे कई आदमी आपके पास हैं जो आपका ये काम कर सकते हैं। आप नबील को ही क्यों इस मामले में घसीटना चाह रहे हैं? क्योंकि इन बातों का पर्दा हटा रहे हैं जो उसके इल्म में नहीं। आज तक तुम दोनों माँ बेटा मेरे किसी काम नहीं आए। सालों से इस हवेली में रह रहे हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। कभी तो वो सब हलाल करने का सोचो। मुझसे न सही, अपने बेटे से तो वफादारी निभाओ, क्योंकि उसके अबाओ अजदाद का खजाना उससे छीन रही हो। जब्त बस यहीं तक था। वो किसी की दूसरी बात बर्दाश्त नहीं करते थे। ये तो आयशा की खुशकिस्मती थी कि उसे इतनी देर सामने बिठाया और उसकी कड़वी कसैली सुन ली गई।
अपनी जिंदगी इस हवेली को दे दी। आपका इकलौता वारिस आपसे दूर नहीं किया, उसे आपकी इज्जत करना सिखाया, मोहब्बत नहीं सिखा सकी क्योंकि उसकी आपको जरूरत नहीं। इसके अलावा कौन सी वफादारी चाहिए आपको? मेरी सारी जिंदगी खाकर भी आपको मेरी नमक हलाल होने से पे यकीन नहीं तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो अब भी जब्त का दामन थामे हुए थी। अलबत्ता अल्फाज में करवाहट उतर आई। वो कुर्सी धकेलते हुए उठ खड़ी हुई थी। मेरी इजाजत के बगैर इस हवेली से कदम ना निकालना, वरना अपने अमल की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इस बार खुली धमकी थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। मैं हमेशा से अपने अमल की जिम्मेदार खुद ही रही हूँ। वैसा ही दो टोक जवाब देकर उनके कमरे से निकल आई थी। कमरे के बाहर रखी हमेशा की तरह सर उठाए और सीना ताने खड़ी थी। ये गीबतें और दो नंबरियां करना छोड़ दे रखी। कब्र में पांव लटके हुए हैं, कहीं बैठकर अल्लाह अल्लाह कर ताकि चेहरे से चिमटी फटकार खत्म हो। गुस्से से बेइंतहा और गुस्से की ज्यादती ने रखी का अनजाना सा खौफ भी खत्म कर दिया था और रखी मुंह खोले इस अनहोनी को देख रही थी। वो कमरे में आकर कितनी ही देर टहलती रही थी, लेकिन गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो थक हार कर सोने के लिए लेटी, लेकिन नींद भी आंखों से कोसों दूर थी। वो सब चेहरे आंखों के सामने गर्दिश करने लगे जिनके वजूद से ये हवेली इंसानों का मस्कन लगती थी। चचा जान और उनके बच्चे, फुफ्फी, अम्मा और उनकी नसीहत भरी बातें, नईम और उनकी गोद में खेलता नबील। ये हवेली कभी कहकों से गूंजा करती थी। सालों बाद भी सब चेहरे उनकी याददाश्त में महफूज थे। इन सब को याद ना करने की दावत रेत की दीवार की तरह साबित हुए थे। वो रो रही थी और बेतहाशा रो रही थी। हर सिसकी पे किसी अपने का नाम था। किसी कई लम्हे रोने के बाद दिल का गुबार कुछ कम हुआ तो ध्यान की परवाज़ नबील की जानिब चली गई। उन्होंने फौरन कॉल की और अपना ध्यान रखने के साथ साथ हवेली आने से मना कर दिया। वो लम्हे में उनका रवैया लहजा पहचान गया, लेकिन किसी न किसी तरह उन्हें मुत्तमिन करते हुए फोन बंद कर दिया था। मोबाइल पे मुसलसल बजते अलार्म ने उसकी गहरी नींद पे हल्की सी जरब लगाई थी। लामिया ने मुंदी मुंदी आंखों से मोबाइल की चमकती स्क्रीन पे वक्त देखा तो नींद की ख्वाहिश भाग करके उड़ गई। सुबह के 11 बज चुके थे। उसके 2 लेक्चर का वक्त गुजर चुका था और शो शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। ओ मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? वो जल्दी से बिस्तर से उतरी और वॉशरूम की जानिब भागी। उसने अजलत में हाथ मुंह धोया और जो कपड़े सामने नजर आए पहनते हुए नीचे भागी। मामा मामा, वो सीढ़ियों से ही चीखते हुए नीचे आई। क्या हो गया है लामिया? ये क्या अफरा तफरी मचाई हुई है? उसको अजलत में देखकर हैरान हुई। मामा, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मेरे लेक्चर्स मिस हो गए और अब शो भी मिस हो जाएगा। वो उन्हें जवाब देते हुए दरवाजे के पास रखे जूते खड़े खड़े ही पहन रही थी। नाश्ता तो करती जाओ। उसके करीब आई। बिल्कुल वक्त नहीं है मामा। उसने इर्द गिर्द नजर दोहराई। छतरी अपनी जगह पर नहीं थी जिसकी उसको इस वक्त जरूरत थी। लामिया वो आगे बढ़ने ही वाली थी। उनकी हैरत से भरपूर आवाज पर ठहर गई और परेशान निगाहों से उन्हें देखने लगी। किरण, ना जाने क्या हो गया है। ये अंगूठी कहाँ से आई? वो पुरतजस्सुसी उसका हाथ पकड़े खड़ी थी। मामा, मुझे देर हो रही है। इसका एहतजाज काबिल असर नहीं था क्योंकि वो मुसलसल सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। मुझे बताओ कहाँ से आई है ये अंगूठी? उनके इसरार पे वो अजीब कश्मकश में फंस गई थी। उसके पास तफसील से बताने का वक्त नहीं था और जल्दी में बताने से बात बिगड़ सकती थी। उन्हें दुख पहुंच सकता था कि उनकी इतनी सपोर्ट के बावजूद उन्हें बताए बिना ये सब हुआ था। वो रात अजलान ने वो नजरें चुरा गई। अजलान ने गिफ्ट की है, ये तो बताते हुए इतना घबरा क्यों रही हो? उनके चेहरे पे अया होती शरारत वो बहुत देर से समझी थी। आपने मुझे डरा दिया। अच्छा, यूं पागलों की तरह मत भागो। तुम्हारे पापा घर हैं, उनके साथ चली जाओ। उसके गाल पे प्यार से थपकी देते हुए उन्होंने इब्राहिम की मौजूदगी का बताया तो उसकी सारी परेशानी पल में हवा हुई। तो कहाँ है वो? उन्हें कहिए ना जल्दी चलें। वो उनके पीछे लाउंज की जानिब देखने लगी। आ गया हूँ, परेशान मत हो। फातिमा, अल्लाह हाफिज। वो गाड़ी की चाबी उठाते हुए बाहर निकल गए तो लामिया उनसे गले मिलने आगे हुई। तुम भी उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेना। उसके कान के करीब मध्यम सा बोली।
मैं उसके जैसा महंगा गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकती। दोनों हाथ टोरी के नीचे रखते हुए मुंह लटकाए इस कदर बेचारगी से बोली कि बेसाख्ता उनकी मुस्कुराहट उमड़ आई। 1 मिनट रुको। वो अजलत में वापस गई और थोड़ी देर बाद उनके हाथ में बैंक कार्ड था। ये लो और अच्छा सा तोहफा उसके लिए खरीदो, लेकिन ऐसा प्यारा मुंह कभी कभी बना लिया करो, अच्छा लगता है। उनकी बात पे वो वैसा ही चेहरा बनाते हुए जल्दी से बाहर की जानिब भागी। वो मुस्कुराते हुए वापस चली गई कि आज के दिन का आगाज काफी खुशगवार था। इब्राहिम आमतौर पे मुहतात ड्राइविंग करते थे, लेकिन लामिया की ताखीर के बायस उन्होंने रफ्तार तेज रखी। यूनिवर्सिटी पहुंचने तक उन्हें ताखीर हो चुकी थी, लेकिन इतनी नहीं जितनी लामिया को अकेले पहुंचते हुए होती। थैंक यू पापा। आज के एहसासात और अल्फाज में हम आंगी थी, और शायद यही वजह थी कि मुस्कुराहट उसके चेहरे पे नहायत भली महसूस हो रही थी। वेलकम। उन्होंने भी खुश दिली से सीने पे हाथ रखते हुए उसका शुक्रिया कबूल किया। उनका अंदाज वो कितने ही लम्हे साकत खड़ी देखती रही। ये सब खूबसूरत था और दिल के नहायत करीब महसूस हो रहा था। उसका दिल चाहा आज सारी मसरूफियात भूल जाए और उन्हें यहाँ खड़ी बस देखती रहे। ये प्यारी लग रही है। वो उनकी बात पे झोंकी और उनके इशारे की जानिब देखा। ये अंगूठी आज का गर्म मौजू बनने वाली है। वो मुंह ही मुंह में बुरबुरा के रह गई। ओके, गुड बाय। उनके जाते ही वो कैंपस की तरफ बढ़ी। वो तेजी से रेडियो ऑफिस तक पहुंचना चाह रही थी कि कोई उसे अपना हम कदम महसूस हुआ। जूतों पे नजर पड़ते ही वो जान गई कि आने वाली सबीन थी। तुम्हारा इंतजार करते करते हम थक जाते हैं, वो हाल चाल पूछते बिना ही शुरू हो गई। हाँ यार, आज लेट हो गई। उसने कदमों की रफ्तार तेज ही रखी। मैंने किसी से सुना जब मोहब्बत होती तो ऐसे ही होते। उसने अपनी तरफ से कोई बहुत बड़ी फलसफा बयान किया था। कोई ऐसा फलसफा भी बताओ जिससे तुम्हारी उर्दू ठीक हो जाए, या तुम उर्दू बोलना छोड़ दो। उसके जुमलों को समझने की कोशिश में थक जाती थी। तब मैं किसी से मोहब्बत करेगी जब ठीक उर्दू बोलेगी। उसकी रागनी मोहब्बत से शुरू होके मोहब्बत पे खत्म हो जाती थी। जब पहले आता है तब बाद में। उसका बस नहीं चल रहा था सबीन को गायब कर दे। ये कहाँ से आया? वो एकदम उसका हाथ पकड़कर चीखी। आसमान से टपका था और अब यहाँ से जाओ। वो वॉइस ऑफ सिडनी का ऑफिस आ चुका था, सो उसने सबीन को छोड़ा और जल्दी से आगे बढ़ गई। शो इंचार्ज से माजरत करते उनकी डांट सुनने के बाद वो अपनी सीट पे बैठी और तब अचानक एहसास हुआ कि उसने शो की कुछ खास तैयारी नहीं की थी। उसने सर उठा के शीशे के उस पार देखा जहां इंचार्ज के उसके तैयार होने की मुंतजिर थी। मिस थॉम्स आज मुझे मार ही डालेंगी। वो मुंह ही मुंह में बुरबुराई, मोबाइल देखने लगी और तब ही अजलान के मैसेज में उसे अपने लिए जाए पनाह नजर आई। उसने अजलान की भेजी हुई गजल से शो का आगाज किया और क्या ही जानदार आगाज था। मुझसे बनता हुआ तुम, तुझको बनाता हुआ मैं, गीत होता हुआ तुम, गीत सुनाता हुआ मैं। इस गजल के बाद डॉक्यूमेंट्री चलने लगी जिसे वो कुछ दिन पहले तैयार कर चुकी थी। उसे कुछ वक्त मुयस्सर हो गया तो उसने जल्दी से अपने लिए मौत इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वो खुद को जितना मसरूफ करना चाह रही थी, सोचें भटक भटक कर उसके इख्तियार से बाहर होती जा रही थी। वो अजलान के साथ अपने लिए मुश्किल समझती थी। वो तय कर चुकी थी उसकी जिंदगी में अजलान सिर्फ एक दोस्त के दायरे में रहेगा, लेकिन उसके सब इरादे अजलान की शिद्दतों के सामने ढेर हो गए थे। वो समझ ही नहीं सकी कि जिस इंसान से भाग रही है वो ही उसका मसीहा है। उसके दर्द की दवा उसी के पास है। अजलान की वजह से तैयबा फूफो का रवैया बदला और उसी एक चीज ने मुझे वो वाले इब्राहिम दुरानी वापस दिला दिए जिन्हें मैंने अपने बचपन में देख रखा था। मामा और पापा में उसकी वजह से इख्तलाफात नहीं रहे थे। पापा की निगाहों में अब मेरे लिए शिकवे नहीं थे और मोहब्बत की मध्यम शुआएं भी नजर आने लगी थी। जिसके साथ को अपने लिए मुश्किल समझती थी वो तय कर चुकी थी। मैं तुम्हारी किस किस नवाजिश का शुक्रिया अदा करूंगी अजलान। डॉक्यूमेंट्री खत्म हो चुकी थी, सो उसने खुद को सोचों के हसार से निकाला और देहान शो की जानिब मरकूज करने की कोशिश करने लगी थी। वो नाज नैन थी। तब ही तो हफ्तों गुजर जाने के बाद भी उसके चाहने वाले उसके मुंतजिर रहते थे।
اس کے دیوانے ہر شام آس کے نئے دیے جلائے اس کی چوکھٹ پہ آ بیٹھتے اور شام سے رات ڈھلتے ان کا انتظار موم کی طرح پگھل کر بہہ جاتا تھا۔ اسی شام بھی کوچہ نازنین میں گلاب کے گجرے بک رہے تھے۔ دیوانے گجروں کا ڈھیر لیے اس کے در پہ حاضری دینے آئے تھے۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح نین تارا نے تسلی دی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو تماش بین بے چین ہونے لگے اور تب ہی سنہری چلمن اٹھاتی سہج سہج چلتی ماں روان تماشائیوں کے مابین آ بیٹھی، طبلے پہ تھاپ پڑی اور نازنین کے لبوں کی حرکت ہوئی اور وہ سما بندھا کہ تماش بین ہوش میں نہ رہے۔ نازنین کے لہجے میں سوگ تھا، الفاظ میں ایسی آگ کہ نین تارا جل جل رہی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ نین تارا کو اپنے لیے خطرے کی گھنٹی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ فتح کا جشن منانے کا سوچ رہی تھی، لیکن کم اس کا انداز کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ اس نے اپنا آخری حربہ آزمانا تھا اور یہ چال چلتے ہوئے اسے اندازہ نہیں تھا کہ مورا چال جیتے گا یا نہیں، لیکن کامیابی اس کی سوچ سے بڑھ کر تھی۔ وہ جوانی کی دہلیز پہ تھی جب کوٹھے کی مالکن نے راشی کو سرساز کی ذمہ داری سونپی اور وہ بھی تو اس وقت بانکا سجیلا سا جوان تھا۔ اس کے طبلے کی تھاپ اور نین تارا کے قدموں کا دھمک آپس میں ایسے جچے کہ ان دونوں کا نام دور دراز کے کوٹھوں پر بھی گونجنے لگی۔ کئی سال اس نے کوٹھے پہ راج کیا، صرف کوٹھا ہی نہیں اس کا تخت تو راشی کے دل پہ بھی قائم تھا۔ وہ نگاہوں کی زبان سمجھتی تھی، اپنے وجود پہ اس کی لپٹ لپٹ جاتی نظروں سے واقف تھی، لیکن کچھ حاصل نہیں تھا۔ سو اس کی والہانہ اداؤں اور درخواہ اعتنا نہ ہوا۔ وہ اپنی پذیرائی میں اس قدر مست تھی کہ اپنی جگہ لیتی نئی کلیوں کو دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ وہ جوان تھی، لیکن اس کی جوانی کو نوجوانی کی نوخیزی کھا رہی تھی۔ مالکن کے اندر وہ اپنی پذیرائی میں اس قدر مست تھی کہ اپنی جگہ لیتی نئی کلیوں کو دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ وہ جوان تھی، لیکن اس کی جوانی کو نوجوانی کی نوخیزی کھا رہی تھی۔ مالکن کے انداز بدلنے لگے تھے۔ یہ صورتحال اس کے لیے خطرناک تھی، لیکن اس سے نکلنے کا کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بھی غم بھلانے کو جام پکڑا اور اسی مدہوشی میں راشی سے جا ٹکرائی۔ وہ تو کب سے اس عنایت کا طلبگار تھا۔ وہ جام پی کر دنیا بھول رہی تھی اور راشی اس کے وجود میں گم ہو کر دنیا بھولنا چاہتا تھا۔ ایک غم میں ڈوبا، دوسرا خوشی میں پاگل۔ رات کی تنہائی میں غم کی نہر خوشی کے دریا میں ڈوب گئی، لیکن وہ پہلی اور آخری رات تھی۔ نین تارا کے وجود پہ راشی اپنی مہر لگا چکا تھا۔ چند مہینے ہی گزرے تھے کہ نین تارا کا وجود پھولنے لگا۔ اس کے بدہیبت ہوتے جسم نے وہ راز کھولا جس کا خدشہ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اس رات کی نشانی اس کے وجود کو جوں کی طرح آ چمٹی تھی۔ روتی پیٹتی اس حقیقت کو قبول کر گئی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن دل سے ملال جانے کا نام نہیں لے رہا تھا کہ کہاں وہ تاروں پہ کمند ڈالنے والی اور کہاں وہ کلموہا راشی۔ قسمت کو کوسنے کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا تھا، یا شاید اس رات کو نازنین کا وجود نین تارا کو دوبارہ اہمیت دلا گیا۔ وہ حسین تھی، لیکن اس کی بیٹی چاند کا ٹکڑا تھی۔ نین تارا کا عروج ختم ہو چکا تھا، لیکن اس نے نازنین کے روپ میں اپنے سکے کی گونج وقت سے پہلے سن لی تھی۔ مالکن کو اجل نے لقمہ بنا لیا اور ادھر ہر رکاوٹ کو ہٹاتے ہوئے راشی کی مدد سے وہ کوٹھے کی مالکن بن گئی۔ وہاں اس کے روب دار وجود کے سامنے چونچ راہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی حکومت کا آغاز ہوتے ہی راشی کی قسم پرسی کے دن آ گئے۔ سر ساز کی ذمہ داری نئے لوگوں میں بانٹ دی گئی اور وہ صرف ایک کمرے کا ہو کر رہ گیا۔ جام اور تاش کا سہارا نہ ہوتا تو شاید پاگل ہو جاتا۔ وہ چھپ کر کبھی کبھار نازنین کو دیکھ لیتا تو اس پہلی اور آخری ملاقات کی کہانی نگاہوں میں جھلملانے لگتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کسی بھی دامن میں چھپ سکتا تھا، لیکن نین تارا کے بعد دل میں کوئی سمایا نہیں، اس کے وجود کی خوشبو کے بعد کوئی عطر بھایا نہیں۔ وہ سالوں بعد بھی اس کی نظر کرم کا منتظر تھا۔ اب دل ذوق کے چراغ بجھنے لگے تھے کہ نازنین کے انکار نے اس کی قسمت پھر سے جگا دی۔ نین تارا اس کے پاس آئی، وہ اپنی بیٹی کو راضی کرے۔ اس کی خواہش نین تارا پوری نہیں کر سکتی تھی اور پیسوں کا لالچ اسے نہیں تھا، کیونکہ پیسہ تو نازنین نے اسے بہت دے رکھا تھا۔ نین تارا بار بار آتی رہی اور
बार बार अपना मुतालबा दोहराता रहा। और अब कुछ भी नहीं, बस तेरी दीद चाहता हूँ, बहुत साल से रोजे में हूँ, ईद चाहता हूँ। वो गली कूचों में सुनाया शेर सुनाता और नैन तारा के जब्त का इम्तिहान लेता। नाज़नैन उनकी बेटी थी, उन्हीं की तरह जिद की पक्की, सो नैन तारा को हार मानते बनी। उसकी हार राशि के सालों के इंतजार का फल थी। वो दरिया के दो किनारे एक बार फिर किसी मुकाम पे आ मिले थे। एक तवील सब्र आजमा कर इंतजार के बाद उसने दिल की चाह पा ली थी। वो अलग बात कि अरमान पहले से जवान नहीं थे, ये पहले से वक्त नहीं था, लेकिन दिल की जिद के सामने वक्त की कहानियां कौन सुनता है। वो दोनों अलग अलग कोनों में बैठे अपनी सोचों में गुम होने के साथ महफिल की जोलानी का मजा ले रहे थे। इस सब हल्ले गुल्ले से पड़े एक वीरान कोने में तीसरी जिन्स का इंसान घुटनों में सर दिए रो रहा था। उसका इस खुशी से कोई वास्ता नहीं था। वो अपने चांद पे ग्रहण लग जाने का गम मना रहा था। उसका वजूद नाज़नैन की हार पे आबला पा था। वो दुनिया में नाज़नैन का गम खुआ था। वो लाली था और नाज़नैन के दुख में शामिल होने वाला लाली ही हो सकता था। रात दबे पांव गुजर रही थी, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। करवट बदल बदल कर जिस्म थकने लगा था। उनके पहलू में बैठा वजूद मुतालिया में मसरूफ होने के बावजूद उनकी बेचैनी से वाकिफ था और कितनी देर मुंतजिर रहने के बाद खुद ही सवाल कर बैठे, आज नींद क्यों नहीं आ रही? क्या कोई परेशानी है? आप तो बाहर के जमीलों में इस कदर मसरूफ हो गए हैं कि हवेली की कोई खबर ही नहीं। नींद जबरदस्ती नहीं आ सकती थी, सो उन्होंने उठकर बेड की बैग से कमर टका ली। क्या फिर साथ में कुछ कर दिया है? उन्हें मालूम था कि हवेली के अमन में दरार डालने वाला साथ के सिवा कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा कौन मेरा सुकून तबाह कर सकता है? कुछ दिन पहले उसने बीवी का गला दबाने की कोशिश की, वो तो शीमा ने मुझे खबर नहीं होने दी, लेकिन आज इसकी तबीयत इस कदर खराब हो गई कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। साथ की हरकत उनके सीने में सुई की तरह चुभ रही थी, सो उन्होंने हजूर को सब बता देने में बेहतरी समझी। अब कैसी है हालत उसकी? उन्हें भी तशवीश हुई। बज़ाहिर बेहतर है, लेकिन मेरे दिल में अनजाना सा खौफ बैठ गया है, जैसे कुछ होने वाला है। उनकी निगाहों में हूर का जर्द चेहरा आ गया था। मैं सोच रहा हूँ बच्चों को जल्द अज जल्द किसी रिश्ते में बांध दूं। हुजूर का पुरसोच लहजा उन्हें बेचैन कर गया। ये ख्याल आपको क्यों आया? मतलब साथ की हरकत से बच्चों के रिश्ते का क्या ताल्लुक? जो वो नहीं चाहती थी, बात घूम फिर कर वहीं आ रही थी। साथ की वजह से मैं खुद परेशान हूँ। वो ऑफिस में अब्दुल वदूद की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर रहा। इससे पहले उनके इख्तलाफात खुलकर सामने आए, मैं अब्दुल वदूद और नूर का निकाह कर देना चाहता हूँ। शायद बच्ची का सोचकर ही साथ कुछ ठंडा पड़ जाए। ये हवेली उनकी उम्र भर की रियाजत थी और दोनों भाइयों में जरा सी नाचाकी हवेली का गरूर खाक में मिला देती। उसे बच्ची का ख्याल आना होता तो सालों पहले आ जाता। साथ वो रस्सी है जिसका बल कभी नहीं जाते। वो बेटे से हर दर्जा दिल बर्दाश्ता थी। अच्छा, आप ये फिक्र छोड़ें और सो जाएं, मैं इस मसले का कोई हल निकालता हूँ। उन्होंने वक्त की तेज रफ्तारी को देखकर उन्हें सोने का मशवरा दिया। आपसे एक गुजारिश है। उनका अंदाज मुल्तिजियाना था। वो सवालिया निगाहों से उनकी जानिब देखने लगी। आपने अपनी मर्जी से बच्चों का फैसला लिया, मैं इस वक्त खामोश रही, लेकिन अब निकाह के फैसले में जल्दबाजी से काम ना लीजिएगा। इसे मेरी गुजारिश समझिएगा या फरियाद। उन्हें शायद अब भी कोई मोहम सी उम्मीद थी। इस काम ने ताखीर मुश्किल पैदा कर सकती है। मुतहामिल से नजर आ रहे थे। हो सकता है मुश्किल की बजाय बहुतों का भला हो जाए। उन्होंने चंद लम्हे अपनी निसफ बेहतर का चेहरा बगौर देखा। शायद कुछ खोजने की कोशिश की थी जो फिलहाल नाकाम रही थी। उन्होंने कुछ बोलने की बजाय इस बात में सर हिला दिया। वो मुतमिन सी दोबारा दराज हो गई थी। रात के दामन से बिछड़ा हुआ बेमोल मैं एक टूटा हुआ तारा हूँ। दर दर खाक छानी और पत्थर खुद ही हुआ खाके नशी। मैं गलियों गलियों भटकता हुआ बंजारा हूँ। मेरा ना है कोई और ना ही हूँ किसी का। मैं अपनी जात से उलझा हुआ आवारा हूँ। सब देते हैं दिलासा और कांधा रोने को। मैं अपनों का डसा हुआ बेसहारा हूँ। मैं गिरा तो फिर गिराने को आया जमाना। मैं जिंदगी का
मारा हुआ बेचारा हूँ। नूरी गहरी रात के अंधेरे में गुम होने की कोशिश कर रही थी। लाउंज के अंधेरे में मेज लैंप की मध्यम रोशनी इतनी वाज़िया नहीं थी और इसी कोने में रखे सोफे पे बैठी वो अपनी ही सोचों में गुम थी। अपनी हालत ज़ार पे अल्फाज एक रिदम की तरह उसके जहन में उतर रहे थे, लेकिन वो जानती थी ये अल्फाज भी उसके वजूद की तरह बेमैनी हैं। लेकिन न जाने दिल में क्या समाया कि हाथ में पकड़ी डायरी पे अल्फाज महफूज करती गई। कितनी ही देर अपने ख्यालों में खोई रही और एक बार फिर फुराते हुए सफ़े पे तहरीर नंबर मिलाने लगी। इस बार भी पहले की तरह नंबर बंद होने की नवीद थी। वो ये नंबर मिलाते मिलाते थकने लगी थी, लेकिन जवाब नदारद था। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो इस नंबर के मालिक से बात करने के लिए बेचैन क्यों थी। शायद जानना चाहती थी कि कौन है वो जिस पे सालों बाद भी हुरुल ऐन इस कदर यकीन है। वो कैसा इंसान है जिसके मुतालिक वो कह रही थी कि सारी दुनिया छोड़ दे वो नहीं छोड़ेगा। जहन दोबारा से अनजानी सोचों की जानिब रवां दवा था जब हल्की सी अटक के साथ लाउंज की मध्यम रोशनी में इजाफा हुआ। वो चौंक कर उसकी जानिब देखने लगी। नूरी, यहाँ क्यों बैठी हो? ताशफीन ने परेशान कुन अंदाज में उससे पूछा। वैसे ही उसने फौरन डायरी अपने पीछे छुपाई और खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। क्या छुपा रही हो? उसकी मुकम्मल एहतियात के बावजूद वो उसकी हरकत देख चुके थे। डायरी है वो देख चुके थे तो छुपाना बेसूर था। वो उसके करीब बैठते हुए नहायत गौर से उसका चेहरा देख रहे थे, जैसे कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हों। परेशान हो? असूलन तो उन्हें वजह पूछनी चाहिए थी, क्योंकि परेशानी उसके चेहरे पे रकम थी, थोड़ी सी। ना जाने उनकी अपनायत भरे लहजे में ऐसा क्या था कि उसका खुद साख्ता खोल चटक गया। उसके एतराफ पे वो दोनों ही हैरान थे। अगर परेशान हो तो अपने भाई को परेशानी नहीं बताओगी? ताशफीन ने प्यार से उसके साथ पे हाथ रखा। इस लम्स में इतनी मोहब्बत थी कि बेसाख्ता उसकी आंखें छलक गई। वो कितने ही पल खामोश रही। उसके इर्द गिर्द कितनी मोहब्बतें थी जिनको उसने नजरअंदाज कर रखा था। सबके खलूस को बेमोल करती वो इन दो अफराद के गम में घुल रही थी जिन्हें खुद अपनी परवाह नहीं थी। वो साथ का बदला अपने साथ साथ इन बेरिया लोगों से भी ले रही थी। एक नंबर पे कॉल करना चाहती हूँ, लेकिन नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। उसने चंद लम्हे सोचा और फिर एक फैसले पे पहुंचते हुए बता दिया। ये सब उसके अपने थे और उन्हें सहारे उसने कदम बढ़ाने का फैसला ले लिया था। अच्छा, मुझे दिखाओ नंबर। उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया तो उसने चुपचाप डायरी उनके हाथ पे रख दी। उन्होंने अपने मोबाइल से वो नंबर मिलाया, लेकिन नंबर बंद था। क्या ये कोई खास नंबर है? उसके परेशान चेहरे को देखते हुए पूछ रहे थे। वो कुछ बोली नहीं, सिर्फ इस बात में सर हिला दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इस नंबर से लोकेशन का पता करवा लूंगा, तो फिर जाके ढूंढ लेंगे इस नंबर वाले को। वैसे नाम क्या है? वो उसके साथ सरसरी अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। रात के पहर चोरी छुपे फोन करना उनके माहौल में आम बात नहीं थी, लेकिन ना जाने क्यों नूरी के मुतल्लिक उन्हें कभी कोई गलत ख्याल नहीं आया था। लाली, उसने वो छोटा सा नाम बता दिया जो उसके हवासों पे कई दिनों से सवार था। ये क्या नाम है? वो इतने अजीबो गरीब नाम पे हंसने लगे थे। चलो ढूंढते हैं इस लाली को। उसके सर पे हल्की सी थपकी देते हुए उन्होंने बात खत्म की। वैसे ये लफ्जों के साथ कब से खेलने लगी हो? कई लम्हों से जिस चीज को नजरअंदाज कर रहे थे उसके मुतल्लिक पूछ बैठे। वो भाईजान बस ऐसे ही लिख दिया। वो बेइंतहा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। उसे जरा भी अंदाजा होता कि कोई वहां आ जाएगा तो ऐसी हरकत ना करती। ये सब ऐसे ही नहीं होता। इस इंसान के शौक पे मुनहसिर होता है, बल्कि शौक भी नहीं, ये हुनर तो कुदरती इंसान के अंदर छुपा होता है, बस तलाश करने की जरूरत होती है। तुम्हें इस पे मेहनत करनी चाहिए। अगर कोशिश करती रहोगी तो ध्यान बटा रहेगा और एक अच्छे हुनर में महारत हासिल कर लोगी। उसे तफसील से समझा रहे थे, जबकि वो मुंह खोले उनकी हदायत सुन रही थी। ये कोई हुनर था जो इसमें छुपा हुआ था। उसके वहमो गुमान में नहीं था कि उसके लिखे चंद उल्टे सीधे लफ्जों की यूं हौसला अफजाई की जाएगी। इसलिए कभी कभार ताशफीन भाई उसे इस हवेली के नहीं लगते थे। उनमें जो नरम मजाजी और धीमापन था वो हवेली के खमीर का हिस्सा नहीं था। पुप्पो से मिलकर कैसा लगा? अब उनकी आवाज मध्यम थी। वो दोनों कितने ही लम्हे ऐसी बेसरोपा बातें करते रहे थे।
कभी ऊंची आवाज में कहका लगता और कभी मध्यम आवाज में गुफ्तगू होने लगती। कभी नूर हवेली की बातें सुनाती और कभी वो शहर और बातों में नबील किसी शैतान की तरह झांकने लगता। कहीं कहीं वो नकचड़ी और तरादार ज़ारा हुसैन भी बिन बुलाए आ जाती। रात का एक पहर हंसता मुस्कुराता उनकी बातों में गुजर गया। अब मेरी बहन मुझे एक कप मजेदार सी चाय पिलाएगी। जी मैं अभी लाई। वो खुश दिली से फौरन उठ खड़ी हुई। मेरे कमरे में ले आना और साथ में कुछ हल्का फुल्का सा खाने के लिए भी। वो उसे हदायत देते लाउंज से निकलकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गए। लाउंज में खुलते अकबी बाग की राहदारी के पास कोई बहुत देर से खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। मध्यम रोशनी में नहायत आहिस्तगी से आगे बढ़ता हुआ वो सोफे तक आया और नहायत एहतियात से डायरी उठाते हुए धीमी चाल वापस चला गया। कई लम्हों बाद ताशफीन भाई को चाय देकर वो डायरी उठाने वापस आई तो खाली जगह उसका मुंह चुरा रही थी। उसने पागलों की तरह सब जगह देख डाली लेकिन वहाँ डायरी नहीं थी। वो मुंह पे हाथ रखे रोती हुई वहीं बैठ गई थी। वो सबसे कीमती मता थी जिसे वो गिनवा चुकी थी। उसके चंद ताज़ा अल्फाज जिन्हें वो दोबारा पढ़ भी नहीं पाई थी और वो नंबर भी उसी पे दर्ज था। इसके अलावा और कई बातें जो उसने कभी किसी से नहीं की थी।